बात करते हैं बहुपद। बहुपद यह जो है यूपी बोर्ड क्लास 9 सेकेंड चैप्टर है आपका मैथ का। बहुपद, बहुपद में दो चीजों से मिलकर के बना है, बहुधन पद। बहु मतलब होता है अत्यधिक, एक से अधिक, और पद मीन्स होता है चिन्ह, यानी जिसमें एक से अधिक चिन्ह हो तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर होते हैं, इसके विषय में हम लोग कल बात करेंगे। उससे पहले हम बहुपद में आने वाले टर्मों के बारे में बात करते हैं, राशियों के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक बीज गणित में धन तथा ऋण चिन्हों से संबद्ध, धन तथा ऋण चिन्ह से मिला हुआ कोई भी राशि, कई पदों का जो व्यंजक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जिनमें प्लस और माइनस हो और वो कई पदों का क्या हो, व्यंजक हो, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। बहुपद के अंदर होती है चर राशि। कोई अगर हमने बहुपद लिखा, जैसे हमारे पास यहाँ एक बहुपद आपको दिखाई दे रहा है, 2x + 5 बराबर 4, 2x घन 5 बराबर 4। तो ये आपके पास एक बहुपद आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक आपको चर राशि दिखाई दे रही है और दूसरा अचर राशि दिखाई दे रही है। तो चर राशि किसे कहते हैं, किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि क्या कहलाती है, चर राशि कहलाती है। इसमें इसका मान पता है क्या आपको, नहीं पता ना, तो यह अज्ञात राशि ही क्या कहलाएगी, चर राशि कहलाएगी। इसे सामान्यतः एक्स वाई जेड के आदि अक्षरों से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई जेड से निरूपित कर सकते हैं आप, किसी भी अचर चर राशि को अज्ञात पद वाली राशि से, अल्फा बीटा गामा थीटा साइन फाई, किसी भी टर्म से आप डिनोट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक्स वाई जेड से ही क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इनका कोई निश्चित मान नहीं होता, क्योंकि इस समीकरण में x का मान कुछ और आएगा तो अगले समीकरण में x का मान कुछ और भी हो सकता है। अब बात करते हैं अचर राशि की। अचर राशि क्या होते हैं, अचर राशि, अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित हो। जैसे यहां देखिए 2 का मान क्या होगा, 2 ही होगा। 4 का मान क्या होगा, 4 ही होगा। वो निश्चित है, वो फिक्स है, वो कभी बदल नहीं सकता। अगर हमने, हमारे पास 1 रुपए है तो वो 1 ही रुपए रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम पॉकेट में रख लेंगे तो 4 रुपए हो जाएगा, वो 1 ही रहेगा, उसका मान निश्चित होता है। तो ऐसे समीकरणों में, जब दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें, तो किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अज्ञात राशि को चर राशि और ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। अचर मतलब होता है जिसका मान चले न बदले नहीं। इसे सामान्यतः ए बी सी के अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे -4, 3, पाई आदि क्या है, अचर राशियां। यानी जितनी गिनती की संख्याएं हैं सब की सब क्या होती हैं, अचर राशि में आती हैं। चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, बटे में हो, भाग में हो, गुणे में हो, जोड़ में हो, जितनी भी संख्याएं हैं वो जीरो भी उसमें सम्मिलित है। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजकों को। चर राशि तथा अचर राशि, चर राशि तथा अचर राशि के संबंध से जो अंतर गुणा भाग भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर राशि को, अचर राशि को, चर राशि तथा अचर राशि को जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन चारों में से किसी भी मूलभूत संक्रिया के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद जो संयुक्त रूप से बनता है व्यंजक, उसे ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए यहाँ 6 क्या है, अचर राशि है, यक्ष क्या है, चर राशि है। -5 क्या है, अचर राशि है। y क्या है, चर राशि है। +2 क्या है, अचर राशि है। अचर, यक्ष और y क्या है, चर राशि है। तो इसके कॉम्बिनेशन से यह कौन सा व्यंजक बना है, बीजीय व्यंजक बना। इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है, जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं। चलिए बात करते हैं पद के बारे में। पद क्या होते हैं, बहुपद के वे भाग जो धन तथा ऋण चिन्हों के द्वारा पृथक होते हैं, बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे आपका एक इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, x² - 4x + 7। तो हम लोग जब बहुपद की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास इक्वेशन x² - 4x + 7 है, तो हमारे यहाँ 3 पद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई संक्रिया नहीं हो रही।
तो ये इनको कौन कौन डिवाइड किया है, ये चिन्ह डिवाइड किए हैं, ये चिन्ह ही बांट रहे हैं। तो टोटल कितने चिन्ह हैं हमारे, 1 2 3, 3 चिन्ह हैं और ये 3 चिन्ह 3 अलग अलग टर्मों में इसे बांट दिए हैं। तो ये इसके कितने पद, अगर पद की बात करेंगे तो कितने पद हो जाएंगे, 3 पद हो जाएंगे। और वो तीनों के तीनों पद आपके यहाँ है x स्क्वायर 4x और 7, जो कि धन तथा ऋण चिन्हों के द्वारा बांटे गए होते हैं, तो इन्हें पद कहते हैं। अब बात करते हैं गुणांक का। यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाए तो यह अचर राशि ही उस बहुपद की क्या कहलाती है, गुणांक कहलाती है। जैसे हमारे पास पद लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, तो यहाँ आपके पास दो चर राशियों के अलग अलग गुणांक दिख रहे हैं। चर राशि तो एक ही है लेकिन अलग अलग पदों में अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ अगर इस चर राशि के साथ अगर किसी अचर का गुणा हुआ है तो वो अचर राशि क्या है, -4 है। तो अगर आपसे किसी ने x का गुणांक पूछा तो चर राशि में जो अचर का गुणा होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। तो इसका x का गुणांक क्या हो जाएगा, -4। और यहाँ x का गुणांक x स्क्वायर का क्या गुणांक हो जाएगा, तो x स्क्वायर के साथ कोई अचर राशि नहीं है तो वहां 1 होता है। तो x स्क्वायर का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा चिन्ह के साथ लिखते हैं तो +1 है, धन 1 है, धन को लिखा नहीं जाता। अब बात करते हैं बहुपद का मान। बहुपद का क्या मान होता है, दिए गए पद में चर का विशेष मान रखने पर प्राप्त मान। अगर कोई बहुपद है और उसमें हम किसी पद का मान रख देते हैं तो वो विशेष मान ही उस पद का बहुपद का मान कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है, हमारे पास एक बहुपद हमने मान लिया, हमारा एक फंक्शन p इज द फंक्शन ऑफ x है और हमने एक मान लिया x प्लस 7। तो यहाँ p के x का एक विशेष मान हम मान लिए हैं, x का विशेष मान हमने 0 ले लिया है। तो जहां x है अगर हम वहां 0 रखेंगे तो इस बहुपद का कुल मान निकल करके आ जाएगा 7। तो इसे हम कहेंगे कि 7 जो है px बहुपद का क्या है, x बराबर 0 पर मान है। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या है, 7 है। विशेष मान के लिए बहुपद का मान अलग अलग होता है। अगर विशेष मान इसका हम बदलेंगे तो बहुपद का मान भी बदल जाएगा। अब बात करते हैं बहुपद का शून्यक। एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो जाए। कह रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या अगर हम ऐसे ही, ये तो मान हो गया आपका, लेकिन अगर इसी के जगह अगर हम बात करते हैं, इस बहुपद के जगह अगर हम कुछ ऐसा मान रखते हैं x का, जिसके बाद x का कुछ ऐसा मान रख लिया, जैसे हमने x बराबर -7 रख लिया, तो x बराबर अगर हम इस बहुपद का मान -7 रखते हैं और इसका मान अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, बहुपद का मान अगर 0 हो जाए तो यही बहुपद का जो वैल्यू होती है यह उसका क्या कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, तो कोई ऐसा विशेष मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसे मूल भी कहा जाता है। बहुपद का मान तो ठीक है, बहुपद का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान होगा, अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग मान होगा, लेकिन अगर हम किसी विशेष मान के लिए अगर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, कोई ऐसी वैल्यू रख दें जिसकी, अभी मान लीजिए यहाँ आप 2 रखते हैं तो क्या यह शून्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ जब 2 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो क्या यह 2 इसका शून्यक है, नहीं है। लेकिन एक ऐसा विशेष मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वही विशेष मान इस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक होता है। अब हम बात करते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकाओं की। बीजगणितीय वे सर्वसमीकाएं जो बीजगणितीय समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें बीजगणितीय सर्वसमीका कहा जाता है। अब देखो, इस बीजगणितीय सर्वसमीकाएं जो है आपके टोटल यहाँ 10 दे रखी हैं, और भी आप चाहें तो बना सकते हैं इनकी हेल्प से। आप जब भी जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा उसकी हेल्प से आपको देखे जाएंगे, लेकिन मेन आपके 10 यही हैं। इनको देखिए, आप पहले से ही से इन्हें पढ़ते चले आ रहे हैं। हम यहाँ ध्यान देते हैं a धन b का वर्ग, आप इंग्लिश में इसे अच्छा पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो a धन b का वर्ग बराबर हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
हिंदी में पढ़ेंगे तो a ऋण b का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है a माइनस बी और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हो जाता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हो जाता है इन द ब्रैकेट a माइनस b अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आप अगर इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से देखेंगे तो ये a यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी रखा गया है और a भी माइनस में है, ये प्लस है तो ये माइनस में है और यहाँ माइनस दिया गया है तो पहले माइनस है तो ये प्लस हो गया है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला होता है इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस c प्लस इन द ब्रैकेट एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c एंड अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर किसी कंडीशन के लिए a प्लस b प्लस c का मान 0 हो जाएगा, अगर इसका 0 कर देंगे तो यह इसके साथ गुणे में आएगा तो यह भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 3abc इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3abc। तो किसी ऐसे विशेष मान के लिए जहां a b c तीनों को जोड़ने पर 0 आए तो डायरेक्ट आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान क्या रख सकते हैं 3abc रख सकते हैं। तो यह आपका सेकेंड चैप्टर बीजगणित और का इंट्रोडक्शन था। ध्यान देते हैं बहुपद जो है, बहुपद को दो आधारों पर बांटा जा सकता है और वो पहला आधार है पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर जब हम इसे बांटते हैं तो इन्हें पदों के हिसाब से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थ पदी में बांट देते हैं। तो एक हमेशा यह बात याद रखिएगा कि जब भी हम पद के आधार पर बहुपद को देखेंगे, एक पदी बहुपद को, द्विपदी बहुपद को, त्रिपदी बहुपद को, तो हम कभी भी घात को नहीं देखेंगे, हम पद को ही सिर्फ देखेंगे। और अगर हम घात के आधार पर बहुपद को देख रहे हैं तो हम घात को ही देखेंगे, पद को नहीं देखेंगे, क्योंकि घात के आधार पर पद का कोई लेना देना नहीं होता और पद के आधार पर घात का कोई लेना देना नहीं होता। पद जो है, अगर उनके टर्म्स की हम बात करें, पद की बात करें, तो प्लस और माइनस, धन और ऋण चिन्हों का जो संबंध समूह होता है वही हमारा बीजीय व्यंजक बनाता है। यानी धन और ऋण कितने हैं, अगर धन और ऋण के चिन्ह के साथ कोई संक्रिया नहीं हो रही है तो आप बस धन और ऋण चिन्हों को गिन लीजिए, वह आपके पद को बता देंगे। तो चलिए बात करते हैं एक पदी बहुपद के बारे में, यानी जिसमें पदों की संख्या कितनी हो। अगर हम इनमें बात करेंगे तो पदों की जो संख्या होगी, पदों की संख्या एक होगी, सिर्फ एक। अब चलिए इसी के पदों की संख्या एक लेने से इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये कैसे हम कह दिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा है 2x माइनस 9y 2/5z। ध्यान से देखिए इनमें चिन्हों की जो संख्या है, यहां कितना चिन्ह है। अभी आप चाहें तो यहां पावर 10 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि घात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको चिन्ह से लेना देना है। तो पहले में कितना चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी कुछ नहीं होता है तो वहां क्या होता है, धन चिन्ह होता है। तो धन है तो ये कितना पदी है, एक धन है ना, तो एक धन है तो इसीलिए एक पदी है। यहाँ ऋण चिन्ह है, अकेले है, एक पदी है। अरे कामा लगा हुआ है, ये अलग अलग चीजें हैं। 2/5 जेड स्क्वायर है, उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा 2/5 के पहले जो चिन्ह है वो कितना है, अकेले है, तो यह क्या है, एक पदी है। यानी जिसमें चिन्हों की संख्या एक हो, और चिन्ह में हमारे बीजीय व्यंजकों के लिए धन और ऋण चिन्ह ही लिए जाते हैं, तो यह एक है, तो यह एक पदी हो गया। चलिए बात करते हैं द्विपदी के बारे में। तो इनमें पदों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या जो होती है 2 होती है।
तो इसके उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण, अब देखिए, अब यहां जो है पदों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो यहां पहला हमने x प्लस 2 लिखा है, x स्क्वायर माइनस 10, m स्क्वायर माइनस 2m ले लिया। और भी आप बहुत कुछ ले सकते हैं, बस मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 है, 20 भी ले सकते हैं, क्योंकि घात पद के आधार पर बात करते हैं तो घात का कोई लेना देना नहीं होता। हम सिर्फ पदों को देखते हैं और पद में हम धन और ऋण चिन्हों को देखते हैं बीजीय व्यंजकों के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहला जो हमारा बीजीय व्यंजक है, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी कि नहीं? धन चिन्ह को लिखा नहीं जाता, 1 और 2, ये 2 चिन्ह है ना, और ये इनका आपस में कोई संक्रिया हो नहीं रही है, ना जोड़ का, ना घटाने का, ना गुणा का, ना भाग का। तो इसलिए यह कितने पद हो गए? 2। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें भी पदों की संख्या कितनी है? एक धन का, एक ऋण का है, टोटल दोनों मिला के 2 हो गए। इसमें देखिए दोनों के दोनों ऋण चिन्ह है और इनका आपस में कोई संक्रिया नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गए? 2 पद हो गए। ये भी 2 है। तो द्विपदी आप पहचान लेंगे। त्रिपदी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाती है। पद कितने हो जाते हैं? 3। पदों की संख्या 3 ली जाती है त्रिपदी के लिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं त्रिपदी के लिए। हमने कह दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x क्यूब माइनस, कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी घात ले सकते हैं, बस आपके पदों की जो संख्या होनी चाहिए वो निरंतर वाली होनी चाहिए। आप पद काउंट कर लीजिए, ध्यान से देखिए कितने पद हैं। अक्सर बच्चे इस पहले वाले पद को भूल जाते हैं। जब पदों के आधार पर आपसे पूछा जाता है, आपसे प्रश्न कह देगा कि पदों के आधार पर बताइए कि यह कौन सा बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजकों को ध्यान से देखेंगे, क्या इनमें कोई संक्रिया हो रही है? जोड़ का, घटाने का, गुणा का, भाग का, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तब हम डायरेक्ट बता सकते हैं, तब घात भी बता देते हैं। अगर घात की भी बात करेंगे ना तो हम पहले ध्यान देंगे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन चारों संक्रियाओं में से कोई संक्रिया हो तो नहीं रही है ना। अगर कोई संक्रिया नहीं हो रही है तब जाकर के घात भी बताते हैं और तब जाकर के पद भी बताते हैं। तो पद कितना है ध्यान से देखिए, 1 2 3। तो इनमें पदों की संख्या कितनी है? 3। इसमें ध्यान से देखिए 1 2 3। अक्सर बच्चे पहले वाले पद को भूल जाते हैं क्योंकि प्लस चिन्ह को लिखा नहीं जाता, तो इसे भी आपको काउंट करना होगा। तो यह होगा 1 2 3। इसमें तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 1 2 और 3। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो इसे हम कहते हैं त्रिपदी। चतुर्थ पदी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 4। आपके सिलेबस में त्रिपदी तक ही है, लेकिन हमने चतुर्थ पदी भी बता दिया। इसी आधार पर आप पंचम पदी, षष्ठम पदी, सप्तम, अष्टम, नवम पदी तक बात कर सकते हैं, चाहे जितना पद का कहे, लेकिन सिलेबस में आपके त्रिपदी तक ही है। तो चलिए बात करते हैं। चतुर्थ पदी में पदों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब 4 पदों की बात होगी तो बस जहां आपके पद 3 लिए जा रहे हैं वहां आपके पद 4 लिए जाएंगे। x पर 420 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। देखिए पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। अक्सर बच्चे काउंटिंग करते समय इसे छोड़ देते हैं, तो आप इस बात का केयर कीजिएगा, यहां भी चिन्ह होता है। तो ये हो गया चतुर्थ पदी। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की, जो कि घात के आधार पर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद जिनमें पदों का गुणांक जो होता है, आपका जो मेन गुणांक है वह शून्य होना चाहिए। पदों का जो गुणांक है वह क्या हो? शून्य हो। एग्जाम्पल शून्य ही,
इसका अगर उदाहरण पूछेंगे तो 0 ही इसका उदाहरण है, शून्य बहुपद, यानी जिसमें सारे पदों की संख्या है मिला करके, या पद ही क्या हो, पदों का गुणांक शून्य हो, यानी वही 0 है। नहीं तो ऐसे भी आपसे कभी बार पेपर में पूछ देता है 0x² प्लस 0 इंटू x प्लस 0, ऐसे 0 0 0 0 भी दे देगा तो पढ़ेगा कि बताइए घात के आधार पर यह कौन सा बहुपद है, तो कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। अब चलिए बात करते हैं अचर बहुपद की। अचर बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, शून्य होती है। बहुपद की जो अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात शून्य होती है। अभी हम इसके उदाहरण लेंगे। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिनकी अधिकतम घात क्या होती है, चर पर जो अधिकतम घात होगी, चूंकि यह घात चर पर ही देखी जाती है बहुपद के लिए, तो चर पर अधिकतम घात 1 होती है, तो उसे हम रैखिक कहते हैं। द्विघात बहुपद के लिए इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। और त्रिघात बहुपद के लिए चर के जो बीजीय व्यंजक हैं, इनमें बीजीय व्यंजकों में जो चर पर अधिकतम घात है वह होनी चाहिए आपकी 3, और चतुर्थ घात बहुपद में इसकी अधिकतम घात होनी चाहिए 4। चलिए उदाहरण लेते हैं। शून्य घात बहुपद यानी अचर बहुपद किसे कहा जाता है, तो कल जैसे हम लोगों ने देखा कि चर और अचर राशियां, तो जो भी अचर थी, अचर अगर जितने भी अचर होते हैं आप उन्हें लिख देंगे, तो उसी अचर राशि को ही हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहा जाता है। तो जितने भी आपके अचर बहुपद हैं वो उनके साथ ही नोट कर लिए जाएं। अचर बहुपद, अचर बहुपद की अगर हम बात करें तो जितनी भी गिनती की संख्या होती हैं, जैसे 2 हो गया, -5/9 हो गया, -9999 हो गया, कुछ भी हो सकता है आपका, बस वो क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। पाई भी क्या है, एक अचर राशि है। तो जो भी गिनती की संख्याएं आती हैं वो चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, करनी में हो, करनी में 2 अगर आपका वैल्यू हो गया तो यह भी क्या है, अचर बहुपद है। अब हम बात करते हैं रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें चर राशि पर अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। तो चलिए चर राशि पर अधिकतम घात हमने ले लिया, यक्स लिख दिया, -x प्लस 5 लिख दिया, 2/5 यम लिख दिया। अगर इन तीनों में ध्यान से देखेंगे तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले में जो घात आपका दिखाई दे रहा है वो कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। और जिनमें चर राशि पर अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और देखिए यहाँ पद से कोई लेना देना, जैसे यहाँ घात से लेना देना नहीं था। देखिए यहाँ एक पदी है, ये द्विपदी है, ये भी द्विपदी है, लेकिन घात क्या है, 1 ही है, तो ये रैखिक बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद में घात जो चर राशि पर घात होती है वो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो यह हो जाएगा x²। ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हैं, y² + 2y + 5 -3/9y³ y², कुछ भी ले सकते हैं, m² z², आपको वेरिएबल लेना है आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें पद से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है घात से। तो आप चर राशि को पहले पहचानिए, चर राशि कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ चर राशि x है और x पर अधिकतम घात कितना है, यहाँ चर राशि जो है y है, और y 2 तरह के हैं, यहाँ 2 चीजें हैं, यहाँ दो तरह के आपके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ त्रिपदी है, त्रिपदी में एक घात यहाँ भी तो है, लेकिन हम क्या कम घात वाले को देखते हैं, नहीं, चर राशि पर अधिकतम घात हमें देखना है। तो चर राशि पर हमारा अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो गया, आपका द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ देखिए ये 1 पदी है, ये 2 पदी है, ये त्रिपदी है। त्रिपदी पर देखिए z पर हमारा पावर कितना है, 2 है, तो इसका घात भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही त्रिघात बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो त्रिघात बहुपद में बहुपदों के ऊपर जो होते हैं वो 3 होने चाहिए।
अब देखिए यहां पर जो घात है वह घात क्या है, 3 है। यह जो घात क्या है, 3 है। अधिकतम घात, चर राशि पर अधिकतम घात 3 है। यहाँ पद की संख्या 1 है, यहाँ पद 4 है और यहाँ 2 है। पद 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है उस पर लगने वाले घात पर। अगर उसकी घात 3 है तो हम उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ऐसे ही चतुर्थ घात बहुपद में अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 4। पंचम घात बहुपद में 5, षष्टम में 7, सप्तम में 7, अष्टम में 8, नवम में 9। तो ऐसे ही घातों की संख्या के आधार पर हम इसे बता देंगे। तो चलिए एक छोटा सा शॉर्ट टर्म रिवीजन हम बताते हैं। एक शॉर्ट टर्म रिवीजन आपका इसमें आपको ले लेते हैं। चलिए बात बताइए, z पर पावर 30 यानी z पर 30, 2z पर 20 प्लस z, ये आपका एक बहुपद लिखा हुआ है। तो चलिए इसमें घात बताइए। इस बहुपद की हमें क्या बतानी है, घात बतानी है और पद बताना है। तो चलिए इसमें घात बताइए। तो हम घात बताने के लिए क्या देखेंगे, चर राशि देखेंगे। और एक और बात है, चर राशि देखते समय हम देखेंगे कि चर राशियां सब में समान है कि नहीं है। सब में समान होनी चाहिए। जब सब में असमान रहेंगी तो घात का रूल बदल जाता है। एक साथ 2 राशियां भी तो आ सकती हैं, x y भी तो आ सकता है। ऐसे समय में जब हम घात देखना होगा तो उसके लिए अनदर सिलेबस से बाहर का ये बात हो गई, तो वो हम अनदर वीडियो बना करके रखे हुए हैं, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करनी है, तो आपका चर राशि एक ही होगा। अब उस चर राशि पर अधिकतम घात कितना इसमें दिखाई दे रहा है, 20 भी है, 30 भी है। तो अधिकतम घात कितना है, 30। तो घात हो जाएगा इसका 30। अब पदों की संख्या पूछा है, तो पद कितने हो गए इसमें, ध्यान से देखिए, 1 2 3। मैंने कहा हमेशा आगे एक चिन्ह होता है, वो दिखाई नहीं देता, लिखा नहीं जाता। तो इसमें पद कितने हो जाएंगे, ऐसे ही। चलिए इस पे बात बताइए, z पर 2/5। तो इसमें पद कितने होंगे, तो पद ध्यान से देखिए, 1 और 2 द्विपदी हैं। और कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है। एक ही चर राशि और चर राशि पर घात जो है 2 है, तो यह द्विघात बहुपद है। ध्यान देते हैं। टाइप फर्स्ट, दिए गए व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। जब हम लोगों ने बहुपद के बारे में बात की, तो बहुपद किसे कहते हैं यह तो बात की। कैसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, एक या एक से अधिक पद होते हैं, वे बहुपद कहलाते हैं। एक होता है तो एक पदी बहुपद कहलाता है, 2 होता है तो द्विपदी बहुपद कहलाता है, 3 पद होते हैं तो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद कब नहीं होता है, इसके विषय में हमने चर्चा नहीं की। तो सिर्फ इसकी एक ही स्थिति होती है कि यदि आप उसका, अगर आपको कारण जानना है कि कौन सा बहुपद नहीं होगा, तो आप जान लीजिए कि वह कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। अगर वो चर राशि की घात, किसी बीजीय व्यंजक की चर राशि का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या हम लोगों ने जब संख्या पद्धति पढ़ी थी तो बड़ी डिटेल पूर्ण संख्या के बारे में बात किया था। फिर भी पूर्ण संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती हैं, उनमें अगर हम शून्य को सम्मिलित कर दें तो वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। और वो पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होती हैं। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चली जाती हैं ये वे संख्याएं। लेकिन ध्यान देंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होती हैं, ये धनात्मक नहीं होती, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी धन पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं में हम सम्मिलित कर सकते हैं अगर 0 को उसमें ऐड कर दे तो। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या, यानी कोई भी संख्या अगर चर राशि की घात में आ जाती है, तो या धनात्मक में या आपका परिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या में, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगी। सबसे पहले हम बहुपदों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या बीजीय व्यंजकों में कोई संक्रिया हो रही है, जोड़ की, घटाना की, भाग की या घात के आधार पर उनके पूर्णांकों की। अगर कोई संक्रिया नहीं होती है
तब जाकर के अंततः उनका नामकरण करते हैं, उनका घात बताते हैं, उनका पद बताते हैं, उनके बहुपद या बहुपद नहीं होने का कारण बताते हैं। अगर संक्रिया हो रही है तो पहले आपको संक्रिया करानी होगी, आपको पहले जोड़ घटाना गुणा भाग या कोई भी पूर्णांक का कोई भी टर्म अगर हो रहा होगा तो तुम्हें आपको पहले वो करना होगा। करने के बाद अंततः जाकर के आपको घात पद या कुछ भी बताना होता है। तो जैसे हमारे पास पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, आपके पास प्रश्नों को समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न हमारे पास है x-2 और दूसरे ब्रैकेट में x-4 अब बटा x है। हम जब इसकी, क्योंकि यहाँ देखिए कौन सी संक्रिया हो रही है, गुणे की, तो गुणे की अभी संक्रिया हो रही है तो पहले गुणे की संक्रिया कराएंगे। तो x का एक बार गुणा x-4 में होगा और एक बार गुणा 2 का -4 में होगा। तो हम ये गुणा डायरेक्ट करा रहे हैं। x का x में हुआ x², x का -4 में हुआ -4x, -2 का x में हुआ -2x, -4 का -2 का -4 में हुआ +8 अपान x²। अब ये ऊपर हो गया आपका x² -6x +8 अपान x। अब आप ध्यान से देखिए, x को x² से जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा x को -6 से भाग देंगे तो हो जाएगा -6, और 8 को x से भाग देंगे तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम 8 को 8 अपान x लिख देंगे। अब जब हम इसे चेंज करते हैं तो ध्यान दीजिए x -6 +8, और कोई भी हमने चर राशि घात के पूर्णांकों में जब हमने देखा था तो हमने कहा था कि कोई भी राशि अगर a है और वह ब्रैकेट के ऊपर जाती है तो वह माइनस हो जाती है। a पर पावर m है और यह अपोजिट ऊपर जाएगा तो माइनस m हो जाता है। तो यहाँ x पर -1 है, x पर 1 है, ऊपर जाएगा तो x पर क्या हो जाएगा? -1। क्या चर राशि पर जो घात है वह पूर्ण संख्या आई है? यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या है नहीं, यह ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, और जबकि बहुपद यह कहता है कि सिर्फ उस पर घात कौन सा होना चाहिए? धन पूर्णांक का होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा क्या आया है? ऋण पूर्णांक आया है। तो क्या यह बहुपद होगा? नहीं, यह बहुपद नहीं है। कह रहा है अपने उत्तर की औचित्य दीजिए, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो आप यहां लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर x पर घात पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। जब चर x पर पूर्णांक पूर्ण संख्या घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, आपको देखने से, पहली बार देखने से तो ये लगेगा कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि x पर क्या दे रखा है? -2 दे रखा है। यह पहली बार देखने से लगेगा कि नहीं है, लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि यह नीचे है तो हम इसे क्या ले जाएंगे? ऊपर। जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यही संख्या जो है आपकी क्या हो जाएगी? हो जाएगा आपका 1/5 x पर 2 +5x +7। देखिएगा घात जो चर राशि है उन पर घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यहाँ भी चर राशि x है, इस पर घात पूर्ण संख्या 2 है, यह भी चर राशि है, इस पर घात पूर्ण संख्या 1 है। तो क्या यह बहुपद है? तो हाँ, यह बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। यहां ध्यान दीजिए, √2 कर्ण में 2x -1, तो अगर हम कर्ण का मान की बात करें तो यह कर्ण का मान 1/2 होता है, तो यह हो जाएगा 2x -1 पर 1/2। हम a - b का तो होल स्क्वायर जानते हैं, लेकिन a - b पर 1/2 नहीं जानते। तो क्या ये x इस पर आएगा कि नहीं आएगा? तो x पर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्या ये बहुपद होगा आपका? यह बहुपद नहीं है। तो आप लिखेंगे कि बहुपद नहीं है। कोई आपसे पूछेगा कारण बताइए, तो आप कहेंगे कि चर राशि की जो घात है वह पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है घात, इसलिए यह बहुपद भी
नहीं है। अब यहाँ पर भी ये आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको देखने से तो यह क्वेश्चन लगेगा कि क्या है, बहुपद नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले संक्रिया हो रही है तो संक्रिया को हल करेंगे। तो संक्रिया को आप जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स पर 3/2। कणी में यक्स है तो कणी में यक्स को लिख सकते हैं 1/2। 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर। जब तक संक्रिया होती है कभी आप घात नहीं बता सकते, पद नहीं बता सकते। जब यक्स पर -1 प्लस 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स पर -1/2। हमने कहा था घात के संख्या पद्धति में पहले चैप्टर में कि अगर घात बेस समान होते हैं, आधार समान होते हैं, तो घात आपस में गुणा होने पर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 3/2 से -1/2 आप घटाएंगे तो हो जाएगा 2/2। तो यह हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर 2/2। 2 से 2 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स। देखिए ये यहाँ था और आया क्या यहाँ। अब आप बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो क्या है ये, बहुपद है? तो बिल्कुल है, क्योंकि चर राशि पर घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, दोनों के दोनों पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो यह बहुपद भी है। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर पहले ही देख करके इसे बहुपद नहीं कह देगा तो गलत कहेगा, क्योंकि जब तक संक्रियाएं होती हैं चाहे वो किसी तरह की हो तब तक हम कराते हैं। ये भाई यहाँ देखिए, यहाँ आप डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि यहाँ कोई संक्रिया नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या यह बहुपद होगा? तो ध्यान से देखिए, बहुपद यहाँ बटे में है, जब भी ऊपर जाएगा माइनस में होगा कि नहीं होगा? घात जब भी माइनस में होगा तो यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। लेकिन अब इसको आप बहुपद डायरेक्ट नहीं कह सकते कि बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यक्स पे 4 जो है उसमें यक्स से भाग हो सकता है, यक्स पर 3 में यक्स से भाग होगा और यक्स पर यक्स से यक्स में भाग होगा। तो यह हो जाएगा यक्स पर 3 धन यक्स पर 2 और धन 1। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर इसको ऐसे कैसे लिख दिए हैं? तो एक बात बताइए आप लोग, जब आप पढ़े थे 2/3 प्लस 1/4 1/3 प्लस 6/3, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं ना कि बेस सेम होता है, यानी आधार यहाँ सबका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये 2 धन 1 धन 6 लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, वहां 6 यक्स के जगह आपका 3 है और 2 के जगह यक्स स्क्वायर है, यक्स क्यूब के जगह 1 है और यक्स के जगह 6 है। तो इसको अलग अलग को जब ऐसा लिखा जा सकता है तो ऐसे को अलग अलग नहीं लिख सकते, इसीलिए अलग अलग लिखा गया है। तो आपको यहाँ देखने से लग रहा होगा कि यह बहुपद नहीं है, लेकिन देखिए हल करने के बाद क्या आया है, क्या ये बहुपद होगा? तो बिल्कुल हाँ, ये बहुपद है, बहुपद है। कोई पूछेगा क्यों बहुपद है, तो आप उत्तर देंगे, कारण बताएंगे, क्योंकि चर राशि की जो घात है वह पूर्ण संख्या है। यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, ये दिया है। पहली बात, यह बहुपद चर राशि, यहाँ हम दो चर राशि दिखाई दे रही है। तो पहली बात, अगर राशि पूछेंगे तो कितने राशि हैं? 2 राशि है। कौन कौन सी? एक यक्स की और एक वाई की, 2 चर वाली राशि है। पूछ रहा है कि बताइए यह बहुपद है कि नहीं है। तो चर राशियों पर घात देख लेंगे, चर राशियों पर घात पूर्णांक है कि नहीं है, तो पूर्णांक है, तो अतः बहुपद है। इसको ध्यान दीजिए। अब इसको जब ध्यान देंगे आप तो वाई क्यूब करनी से बाहर आएगा, तो वाई क्यूब करनी से बाहर आएगा तो 3 में से 2 में से 1 वाई बाहर आ जाएगा, एक करनी में रुक जाएगा, प्लस वाई का क्यूब प्लस 3। अभी भी वाई को हम लिख सकते हैं वाई, और करनी में वाई को हम लिख सकते हैं वाई पर 1/2 वाई का क्यूब धन 3। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यह हो जाएगा वाई पर 3/2 धन वाई क्यूब धन 3। अब बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? आप डायरेक्ट यहाँ बहुपद नहीं कर सकते, हो सकता है यह हल हो रहा होता। तो क्या यह बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या
नहीं है। अगर चर राशि की, यहाँ तो चर राशि की घात पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ भी चर, सारे जितने भी हमारे चर दिए रहेंगे बहुपद में, सब पर घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए बहुपद भी नहीं होगा। और ये आपके कई बार रेलवे में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, रेलवे के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है, यूपीपी में भी इस तरह के एक बार प्रश्न आया हुआ है, एयरफोर्स में आपको प्रश्न मिल जाता है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो परीक्षा होती है सीएचएस, उसका प्रश्न में आ जाता है, नवोदय की जो परीक्षाएं होती है 9th बेसिस पर उसमें आता है, सैनिक स्कूल की परीक्षाओं में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो आप इसे सजगता से सीखें। अब आते हैं बहुपद की घात बताना है, बहुपद की घात बताना है। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें भी घात बताना हो तो, पद बताना हो तो, घात बताना हो तो, सबसे पहला काम हम यह देखते हैं कि क्या बहुपद में किसी तरह की कोई क्रिया यानी संक्रिया हो रही है कि नहीं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, घातांक, पूर्णांक, किसी तरह का अगर कोई संक्रिया नहीं होती है तभी आप बताते हैं कि वह बहुपद है, उसकी घात बताते हैं और उसके पद बताते हैं। डायरेक्ट आप एक बार में देख करके बहुपद घात पद नहीं बता सकते। अगर संक्रिया हो रही है तो पहले संक्रिया कराइए, उसके बाद आप पद या घात या बहुपद बताइए। तो चलिए पहला प्रश्न आपका दे रखा है, कह रहा है कि पहला जो प्रश्न आपका दिया है, कह रहा बहुपद की घात बताइए। तो ये कौन सा बहुपद है, यह अचर बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। अचर संख्या है ना, कड़ी में 5 की वैल्यू होती है, तो यह एक फिक्स रेशियो में है, यह अचर बहुपद है। अब दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरे प्रश्न में हम देखें कोई संक्रिया हो रही है क्या। तो दूसरे प्रश्न में कोई संक्रिया हो रही है, ध्यान दें, कोई संक्रिया हो रही है, नहीं, कोई संक्रिया नहीं हो रही है। अब उसके बाद जब संक्रिया नहीं होती है तो घात बताने के लिए चर राशि को देखते हैं। चर राशि हमारा यक्ष है और यक्ष पर अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात जितनी होती है बहुपद की घात भी उतना ही होता है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपकी, बहुपद की घात कितना हो जाएगा आपका 7, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ है। लेकिन अगर आप प्रश्न नंबर तीसरे में आते हैं तो प्रश्न नंबर तीसरे में ध्यान दीजिए, आपका कौन सा संक्रिया हो रहा है, गुणा का। तो पहले गुणा कराएंगे और उसके बाद घात बताएंगे, ये नहीं कि ऐसे ही आप घात बता सकते हैं। तो आपको जब डायरेक्ट क्वेश्चन करना होगा तो आपको डायरेक्ट भी तरीका बताया जाएगा, लेकिन अभी आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। यक्ष का एक बार गुणा होगा यक्ष प्लस 1 में, और एक बार -1 का गुणा होगा यक्ष प्लस 1 में। जब आप गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष माइनस यक्ष माइनस 1। जब आपका यह जुड़ेगा तो हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष माइनस यक्ष कट गया -1। अब आप बताएंगे घात क्या है। तो बहुपद की घात यहाँ क्या है भाई, वेरी गुड, बहुपद की घात आपकी क्या है, 2 है। बहुपद की घात, बहुपद की घात चर राशि पर अधिकतम घात यहाँ 2 है तो 2 है। अब आपकी बहवाही होगी कि अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में पहली बात तो कोई संक्रिया हो रही है, ध्यान से देखिएगा तो हो रही है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट आपको पूछ रहा हूं कि बताइए इस बहुपद की घात आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली बार में आप गलती कर जाएंगे, आपने गलती कर दी कि 5 बता रहे हैं आप, गलत है, ये 5 नहीं होगा क्योंकि अभी भी संक्रिया यहाँ हो रही है। ध्यान से देखिए, 0 यहाँ डॉट लिखा है, 0 यहाँ डॉट लिखा है, इसका मतलब गुणे में है। तो 4 यक्ष पर 4, 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है, 0 का 5 में गुणा होगा, 5 यक्ष प्लस 7। देखिए प्रश्न बनाने वाले ने आपके साथ खेले हैं, प्रश्न खेल गया है आपके साथ। आपको देखने से पहली बार में कोई बच्चा कह देगा कि यह 5 घात का बहुपद है, लेकिन यह नहीं है, इसकी इस घात का घात किस घात का बहुपद है, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4। तो संक्रिया ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। बच्चों को लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए दिखाई दे रहा है तुरंत बड़ा घात है, तो हम पहले एक बार नोटिस करेंगे कि क्या कोई संक्रिया हो रही है। अगर हो रही है तो कराते हैं। यहाँ चर राशि पर अधिकतम घात 4 है तो 4 लिख दिए हैं, अगर चर राशि पर घात 5 होती तो 5 लिखते हैं। अब आते हैं आपका
टाइप नंबर 3 पर। इसमें बहुपदों के पद भी बताने हैं और घात भी नामकरण करना है। पद भी बताना है, घात भी बताना है। पद भी बताना है, घात भी बताना है। आपका पद बताना है, घात बताना है, बहुपद का पद बताना है, घात बताना है। पद बताना है, घात बताना है। चलिए बताएंगे, ध्यान दीजिए। आपका यहाँ 5 है तो 5 पद कितना होगा? अरे एक ही पद है ना, चिन्ह गिनते हैं। हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन देखा था तो हमने बताया था कि जब भी पद आपको गिनना होगा चिन्ह गिन लीजिए। तो 5 के आगे धन होता है, धन चिन्ह को लिखा नहीं जाता है, तो पद हो गया 1। लेकिन इस पे घात अगर बात करेंगे तो इसके साथ यक्ष पर शून्य घात है, तो या तो ये इसे शून्य घात का बहुपद आप कह सकते हैं, और नहीं तो ये आपका कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद है। आप इसे अचर बहुपद कह दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां सबसे पहले पद की बात करेंगे तो चिन्ह कितने दिखाई दे रहे हैं? मैंने प्लस जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि आपको चिन्हों को गिनना होता है। चिन्ह गिन लीजिए। अगर कोई संक्रिया हो रही है तो कराइए, संक्रिया हो रही है तो पहले कराइए, तब पद या घात बताइए। लेकिन यहाँ किसी में संक्रिया नहीं हो रही है, यहाँ हो रही थी तो हमने करा के घात बताया है, लेकिन यहाँ नहीं हो रही है तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं। पद कितने हैं? 2। लेकिन घात कितना है? चल राशि पर अधिकतम घात कितना है? 1। 1 को भी लिखा नहीं जाता, तो यह क्या है? तो अगर पद 2 है तो इसे द्विपदी कहा जाता है, आप इसे द्विपदी कह सकते हैं। और घात 1 है तो इसे रैखिक कहेंगे। अब यहां देखिए घात कितना है, पद कितना है, तो सबसे पहले पद गिन लेते हैं। 1 2 3 4। कोई संक्रिया हो रही है? नहीं, कोई संक्रिया नहीं हो रही है, तो पद हो गया 4। 4 हो गया तो इसको कहेंगे चतुर्थ पदी। चतुर्थ पदी है ये। और कितने घात कितना है? 1 2 3, तो ये 3 है। ये कौन सा है? त्रिघात बहुपद है। अब यहां नीचे वाले प्रश्नों में आ जाइए। यहां पद आपके कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ये त्रिपदी है, आपका त्रिपदी है। और आपका घात कितना है? 2 है, तो यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। पदों का एक उदाहरण दीजिए, जो कि क्या पहला है? घात 1 और 1 पदी हो। घात कितना हो? 1 हो और 1 पदी हो। तो अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो घात 1 हो, कोई एक चर राशि ले लीजिए, यम ले लिया, 1 पदी हो यानी एक चिन्ह के साथ हो। चलिए m/2 ले लिया, या -n ले लिया, -z ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप। बस पद कितना होना चाहिए? 1 और घात 1। पद भी 1 है, घात भी 1 है। घात 22 हो, द्विपदी हो, यानी कोई एक चर राशि ले लीजिए, यक्ष ले लिया, उस पर कितना घात हम कर देंगे? मैक्सिमम 22। द्विपदी का मतलब 2 पद हो, कुछ भी ले सकते हैं आप। यम पर 22 ले लीजिए, -9m ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। घात कितना हो? 5 हो, हमने घात क्या ले लिया? 5। कितने पदी हो? त्रिपदी हो। देखिए 3 पद हो गए और घात कितना हो गया? 5 हो। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पर। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 यहाँ दिए हैं और एक यहाँ सिंगल दिया हुआ है। कर रहा है px दे रखा है, px आपका दे रखा है x स्क्वायर -2√2x प्लस 5 आपके पास है। तो p की जगह p की वैल्यू और x के जगह आपकी क्या वैल्यू है? 2√2। तो जहां जहां x है वहां 2√2 आप पुट करेंगे। 2√2 का स्क्वायर -2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। 2 दूनी 4 और 2 8 प्लस 1। 8 में से 8 गया 0 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? ft इज इक्वल टू 4t स्क्वायर -3t प्लस 6। हमारा फंक्शन दे रखा है
हमारे दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक एफ दिया हुआ है, तो एफ के जगह एफ है और टी के जगह हम इन दोनों में से कोई किसी एक को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 4 हमने सॉल्व कर लिया है, -5 ले लिया, तो ये टी के जगह क्या हो गया, -5। तो जहां जहां आपका टी है वहां वहां क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू -5 हो जाएगा, और यही बहुपद का मान हो जाएगा, -3t + 6। तो क्या हो जाएगा, 4i × 25 -3t + 6। यहाँ t के जगह आप पुट करेंगे -5, 25 को 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 दिए 15 और 6 यानी 21, 121 हो जाएगा। ये आपके बहुपद का। अब बात करते हैं निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 बहुपद हैं, चारों बहुपद के शून्यक बताने हैं। तो हमारा पहला बहुपद है px = 4 - 3x, 4 - 3x। तो हमारा जब भी बहुपद की वैल्यू निकालनी होगी, जब भी हमको शून्यक प्राप्त करना होगा, तो हमारा जो फंक्शन का मान होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के। तो फंक्शन हमारा 4 - 3x है, तो वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो -3x = हो जाएगा +4, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो x = क्या हो जाएगा, -4/-3, क्योंकि इंटू में गुणे में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। अब आप दूसरा इक्वेशन ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं इन चारों में से कोई एक और क्वेश्चन हम बताएंगे। ये तो पहला हो गया आपका, चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है pt = 2t - 5/2। इसका शून्यक प्राप्त करना है। शून्यक प्राप्त करना है तो जो भी फंक्शन होता है वो होता है बराबर 0 के। तो ये हो गया 2t - 5/2 बराबर 0। तो 2t बराबर 5/2, तो 2 ये हो जाएगा आपका t और ये हो जाएगा 5, 2 × 2 यानी t = 5/4 हो जाएगा। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। जो घन है उनको प्रसारित रूप में लिखना है। तो हमारे पास एक घन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है, हम किसी एक को कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो यहाँ हम जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे कि यह a + b का होल क्यूब है। a + b का होल क्यूब फार्मूला होता है, a + b का घन होता है a का घन यानी 3/2 x का घन प्लस b का घन प्लस 3 × a के जगह 3/2 x है आपका, और a की जगह 1 है। अब ब्रैकेट में 3/2 x धन 1। क्या फार्मूला होता है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो ध्यान देंगे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, x का क्यूब हो जाएगा x पर 3, 1 का क्यूब क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। 3 × 3 = 9, ये 9/2 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 x + 1। तो ये हो जाएगा आपका 27/8 x³ धन 1 धन 27, और x का x में होगा x², और 2 दूनी 4। तो यह हो जाएगा आपका 27/4, और यह हो जाएगा 9 का 2x में कराएंगे तो यह हो जाएगा 9/2, 9 × 9/2 x। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन यह अभी व्यवस्थित रूप में नहीं है, तो हम घातों को घटते क्रम में लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 27/8 x पर 3 घात धन 27/4 x पर 2 घात धन 9/2 x, और आखिरी में हमने क्या कर दिया 1। तो यह हो गया हमारा आंसर। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, एक था a + b का होल क्यूब और दूसरा है a - b का होल क्यूब। तो मैंने एक क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व कर दिया है, फर्स्ट यहाँ सॉल्व है, सेकंड आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। अब यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। तो हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे नीचे वाला ही क्वेश्चन आप ले लीजिए।
नीचे वाले क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। चूंकि आपको आइडेंटिटी याद कराई गई थी, सर्वसमीकाएं याद कराई गई थी, और सर्वसमीकाओं को मैं यहां लिख रहा हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, यही आपको लिखवाया गया था। तो अब आप यहां ध्यान देंगे कि यहाँ जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो हमसे बड़े क्वेश्चन से नहीं लेना देना है, हमें सॉल्विंग से मतलब होती है। तो a माइनस बी यानी हो जाएगा आपका 2x माइनस 5y, ये हो गया a। अब माइनस की जगह माइनस, अब b की जगह क्या है आपका 2x माइनस y, या b हो गया। अब दूसरे के लिए हम बात करते हैं, यह हो जाएगा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, 2x माइनस y का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 गुणे 2x माइनस 5y और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5। अब आप इसका गुणा कराएंगे तो 2x का 2x में गुणा होगा, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x, 4x स्क्वायर। 2 का x में हम गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा, ध्यान दीजिए गुणा तो होगा नहीं ना, क्यों गुणा नहीं होगा, क्योंकि हमारे बीच यहाँ क्या अवेलेबल है, माइनस चिन्ह अवेलेबल है, हम गुणा नहीं करा सकते। तो यह हो जाएगा 2x, ब्रैकेट आप हटाएंगे, 2x माइनस 5y, चलिए मैं कलर बदल दे रहा हूं, 2x माइनस 5y माइनस 2x प्लस y, और यहां पर आपका 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए इसको हम तोड़ रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 5y का स्क्वायर है तो यह 25y स्क्वायर, अब माइनस 2ab होता है तो 2 2 2 जा 4 4 2 4 5 जा 20x y। चलिए अब इसको हम सेपरेट करेंगे, तो इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2 दूनी 4x y। हमने यहां तक कर दिया, अभी भी हमारे पास यह पोर्शन बचा हुआ है, तो हमने 2 का गुणा कराया, और 2 का गुणा कराने के बाद अब इसका हम गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5 दूनी 10xy और माइनस 5y स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट में क्लोज होकर के दूसरे साइड आ गया। अब आप यहां ध्यान देंगे कि 2x है, माइनस 2x प्लस 2x है, माइनस 2x कैंसिल हो गया, माइनस 5y प्लस y है तो यह हो जाएगा माइनस 4y, ये 4y अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा अभी भी बचे हुए पोर्शन है। तो ध्यान देंगे कि क्या हमारे इसमें कुछ पोर्शन जुड़ रहे हैं, क्या बिल्कुल जुड़ रहे हैं। देखिए 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर। चलिए y स्क्वायर वाले को हम ब्लैक से कलर से लिख दे रहे हैं, ब्लैक मार्कर से, 25y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 26y स्क्वायर, अब माइनस 20xy और माइनस 4xy, आपका कितना हो जाएगा माइनस 24xy। अभी भी 2 के साथ अभी यहाँ मल्टीप्लाई होना है आपका, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 10 दोबारा हो जाएगा 12xy, तो 2 चौक को 8x स्क्वायर और 2 12 दूना 24xy और 5 दूनी 10y स्क्वायर। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मैंने ये क्वेश्चन बड़ा ही ले लिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब को, इसलिए थोड़ा सा ये पोर्शन बड़ा हो गया, अदरवाइज आपके छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से सॉल्व कर दिए जा सकते हैं, प्रोसेस आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी किताब में और किसी प्रश्नों को लेकर के आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं अपने डाउट को। अब 4y हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर यहाँ और 8x स्क्वायर यहाँ, तो टोटल कितना हो गया आपका 16x स्क्वायर, 26y स्क्वायर यहाँ है और माइनस 10y स्क्वायर यहाँ है, तो प्लस 16y स्क्वायर आपका यहाँ हो गया। और ध्यान दीजिए 24xy यहाँ है और 24xy आपका यहाँ है, तो कितना हो जाएगा माइनस 48x
वाई। अभी भी चाहे तो आप यहाँ -4y का गुणा ही करा दीजिए ताकि सारा सेपरेट होकर के एक सिंगल आंसर आ जाए। तो ये 16 4 हो जाएगा -64 यक्स स्क्वायर वाई, -16 चौको 64 वाई क्यूब, और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 64 वाई क्यूब होगा, और ये 4 से गुणा होगा, 8 चौको 32, हाथ में आया 3, 4 चौको 16, 16 और 3 19, 192 यक्स वाई। ये आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। अब आते हैं टाइप नंबर 8 में। आपके इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिनकी उपयुक्त सर्वसमीका का हमें प्रयोग करके उपयोग करना है। तो चलिए हम नीचे वाले क्वेश्चंस को ले लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इसको स्क्वायर को ध्यान से केयर करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b के जैसा है। तो इसको सेट कीजिए आप। क्या हम 9z स्क्वायर को 3z का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या y स्क्वायर को हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 के जगह 2, a के जगह क्या है 3z, b के जगह क्या है y। देखिएगा ये फार्मूला सेट हो रहा है, क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है हमारा 3z और b है हमारा y, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए इसको, ये तो इसका सॉल्व है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 25। क्या है आपका यहाँ y के पर्पज से हमने यहाँ y का स्क्वायर माइनस जेड अपॉन 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा नहीं दिख रहा है? तो आप जब भी टीचर को अगर आपको खुश करना हो, तो आप ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं। आप सर्वसमीका को लिख देंगे तो टीचर यह समझेगा कि बच्चे ने लिखा है, वो पढ़ा है इस बात को, a प्लस बी a माइनस बी। तो ध्यान दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा y प्लस जेड अपॉन 5, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस जेड अपॉन 5। यही हो गया आपका आंसर। टाइप 9, यह जो टाइप 9 है, इसमें 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। और सर्वसमीका को पहचानना, जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो अगर आपने सीधे तौर पर आपको सर्वसमीका कह दिया है, तब तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि आपके जो 9 या 10 फार्मूले हम लोगों ने सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, जो हम लोग इंट्रोडक्शन के टाइम पढ़े थे, वीडियो में पीछे जाइए। और जब बीजगणित का हमने जब सेकंड चैप्टर का ये बहुपद का जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें सर्वसमीकाएं पढ़े थे। तो जो 10 फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूलों को सर्वसमीका कहा जाता है। और सर्वसमीकाओं का उपयोग करना है तो ये एक सर्वसमीका इस तरह की हमको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें इस फार्मूले पर यह हमारा सेट हो रहा है, तो हम इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। और उन्हीं 10 फार्मूलों में से किसी न किसी ये फार्मूले पर सेट होंगे। अगर उसने डायरेक्ट आपसे कह दिया है कि सर्वसमीका का उपयोग से ही करना है, तब तो सर्वसमीका का उपयोग करना है, तो हमें पहचान में आ गया कि यह फार्मूला हमारा उसी पर हो रहा है, सेट हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c आपके पास क्या है z है, माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिए माइनस 2ab तो होता नहीं है, प्लस 2ab होता है। तो 2 के जगह 2, a के जगह आपका क्या है x है, a की जगह x है, और b की जगह क्या है 2i है आपका 2i। अब ध्यान दीजिए इस माइनस को अभी नेग्लेक्ट कीजिए, क्योंकि हम तो फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहाँ माइनस दिया है, तो हम अभी के लिए कह रहे हैं कि इस माइनस को आप नेग्लेक्ट कीजिए। अभी पता आखिरी के समय में हम बताएंगे कि इस माइनस को हमने नेग्लेक्ट करने के लिए कहा है। आप प्लस से लेकर के चलिए, आपका यहाँ हो जाएगा 2ab हो गया, फिर आता है 2bc, b की जगह क्या है आपका 2i है, तो b की जगह 2i, और c की जगह आपका क्या है z है, तो c की जगह z।
अब प्लस 2, अब सी के जगह आपका है जेड और ए के जगह आपका क्या है यक्स। अब ध्यान से देखिए कि आपका कौन कौन सा टर्म माइनस में है। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि दूसरा और तीसरा माइनस में है। तो दूसरे और तीसरे में ऐसी कौन सा चर राशि है या ऐसा कौन सा नंबर है जो दूसरे और तीसरे दोनों में है। ध्यान से देखिए, दूसरे और तीसरे को ध्यान से देखेंगे तो दोनों में 2i है कि नहीं है, दोनों में 2i है और दोनों के दोनों ही माइनस है। इसका मतलब जो 2i है एक्चुअल में वो प्लस में नहीं है, वो क्या है माइनस में है। तो यहां भी 2i क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, आपका 2i क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब फार्मूला हो जाएगा, ए फार्मूले को पहले प्लस पे ही रख लीजिए, यक्स प्लस 2i प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी का ना फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी। लेकिन हमारा इसमें 2i जो है वो क्या है प्लस में नहीं है, वो क्या है माइनस में है। और ये आपका गुणनखंड हो गया। ऊपर वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। इस तरह के सर्व समीकरणों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपको किसी भी बुक से फंसते हैं तो आप डाउट के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, अनदर व्हाट्सएप के भी माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर आपके वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और आपके नाम के साथ। उपयुक्त सर्व समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, एक अपान में है और एक नॉर्मली है। दोनों एक ही सर्व समीकरण से हल किए जाएंगे, बशर्ते आप उसको सेट करना जानते हो, उस सर्व समीकरण के बारे में समझते हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो ध्यान दीजिए कैसे पकड़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ ए पर घन है, यहाँ बी पर घन है और यहाँ स्क्वायर है और यहाँ नीचे बी पर स्क्वायर है। इससे 4 टर्म दिए हैं और सर्व समीकरण का यूज करने के लिए पूछ रहा है। तो जब भी घन देगा और 4 टर्म दिए रहेंगे यानी 4 पद आपके दिए रहेंगे तो आप हमेशा a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, इन्हीं दोनों में से किसी एक फार्मूले पर वो बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये देख करके आपको समझ जाना है। बस ध्यान दीजिए, 27 का a का क्यूब है तो ये हो जाएगा 3a का घन, 3 3 के 9, 9 3 27 होता है। a पर 3 का घात मतलब a पर घन। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 b का घन, यानी 1 का घन 1 हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। अब यहां पर आपकी बहादुरी है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं a का क्यूब धन b का क्यूब। क्योंकि हम जब फार्मूला पढ़े थे तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a पर घन धन b पर घन धन 3 गुणे a b ब्रैकेट में a प्लस। तो हमको a क्यूब b क्यूब तो मिल गया, हमको 3 भी चाहिए। तो क्या इसमें 3 कॉमन है क्या? तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तो 3 दोनों में क्या है कॉमन है, तो 3 आपका बाहर हो गया। a की जगह आपका क्या है 3a बाहर कर लीजिए और b की जगह क्या है 1/4b है, 4b बाहर कर लीजिए। बस अब आपका टर्म बच जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 27 है, 27 में 3 तरीके 9 बाहर आ गया तो कितना बचा है 3 बाहर हो गया। 2a में से 1a बाहर हो गया तो कितना a बचा 1a। 4b बटे में था तो 4b बाहर हो गया तो क्या बचा कुछ नहीं, यानी 1। धन है धन। अच्छा 9 में से 9 बाहर हो गया 9, a में से a बाहर हो गया a। यहाँ 16 है, 16 में से 4 बाहर हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 1 बचा है। कॉमन निकालते समय 1 ही बचता है, कुछ नहीं बचता है। तो 4 में से 16 में से 4 बाहर निकल गया तो अभी भी आपके पास क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है। अब b स्क्वायर में से b बाहर आ गया तो अभी भी आपके पास कितना b बचा हुआ है 1 b बचा हुआ है। ध्यान से आप दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो देखिए a का घन धन b का धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस b है और यह इस रूप का दिखाई दे रहा है क्या a का घन धन b का घन धन 3 गुणे a b और ब्रैकेट में a प्लस b। बस a के जगह 3a है और b के जगह 1/4b है तो यह आपका हो जाएगा 3a प्लस 1/4b का क्या घन। यही हो गया सर्व संख्या के उपयोग से हमने मान
निकाल दिया और ये आपके समीकरण में बन गया। पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप आ जाओ होमवर्क पहला क्वेश्चन करके आएंगे। अब आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब दे रखा है और पूछ रहा है मान बताइए। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए बिना घनों का परिकलन किए, इसमें कंडीशन दे दिया है। अगर ये बात नहीं लिखता, यह वास्तव में बिना घनों के परिकलन का अगर नहीं लिखता, अगर ये बात नहीं लिखता तो हमारे पास दो ऑप्शन होते। पहला, एक तो हम फार्मूला का यूज कर देते और दूसरा इनका क्या कर देते, घन कर देते। घटाना है तो घटा देते, जोड़ना है तो जोड़ देते और मान आ जाता हमारा। तो चूंकि कह रहा है कि घनों का परिकलन नहीं किए करना है, यानी सर्वसमीका का उपयोग करना है, तो हम आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाए थे, आप ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a का घन धन b का घन धन c का घन बराबर क्या, 3abc होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a का घन धन b का घन धन c का घन बराबर 3abc होता है। a का क्यूब धन b का क्यूब धन c का क्यूब बराबर 3abc होता है। तो बस हम इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को सॉल्व करेंगे, आप बताइए किसको सॉल्व कर दें। चलो, तो यहां हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। 0.2 का घन 0.3 का घन अब प्लस 0.1 का घन। हम यह फार्मूला तब न अपनाएंगे जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो। तो a के जगह मान लीजिए क्या दिया है आपका 0.2, अब b के जगह क्या दिया है, a के जगह समझ जाइए 0.2 दिया है, b के जगह दिया है 0.3 माइनस में, c के जगह क्या दिया है 0.1। जोड़िए तो 0.1 का 0.2 0.3 होगा, 0.3 में से 0.3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा क्या आपका। तो बिल्कुल आप इस सर्वसंख्या का उपयोग कर सकते हैं। तो आप कहीं किनारे लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं, आप कहीं किनारे आप इसको लिख सकते हैं या यहीं लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a का घन धन b का घन धन c का घन बराबर 3abc होगा। तो इस हिसाब से हमारा a क्या दिया है 0.2, b दिया है 0.2 का क्यूब, b के जगह हमारा दिया है माइनस 0.3 का क्यूब, c के जगह दिया है 0.1 का क्यूब। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 गुणे a के जगह कितना दिया है 0.2, b के जगह कितना दिया है, वेरी गुड, b के जगह माइनस 0.3 है। बच्चे यहीं गड़बड़ कर देते हैं, अक्सर बच्चे यहीं गड़बड़ करते हैं कि ये माइनस 0.3 आपका दिया है, क्योंकि हमारा तो फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होता है और यहां प्लस नहीं दिया है तो माइनस दिया है, तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। बस यहीं बच्चे गड़बड़ करते हैं, 99% बच्चे यहीं फॉल्ट कर जाते हैं। और ये आपका आखिरी है 0.1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6, 36, 18 हो गया और ये 3 अंक पे दशमलव है तो 0.018 ये हो गया आपका आंसर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, आपका ये दूसरा क्वेश्चन 7 का क्यूब धन 4 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके लिए, होमवर्क हो जाएगा। अब आते हैं टाइप नंबर 10 पर। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 10 में आपको दे रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th के अच्छे बच्चों के लिए मैं अगर बात करूं, जो जिनकी माइंडसेट ब्रिलियंट होती है, इसको अगर आपको जज करना है तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को आप दे दीजिए। बच्चे ने अगर कर दिया तो समझ जाइए कि वो 9th का सबसे अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा,
क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको क्लास 8th में भी हैं, देखने को मिलेंगे, और 9th में तो है होंगे हैं ही। तो ये सबसे ब्रिलियंसी वाले क्वेश्चन माने जाते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात, ये क्वेश्चन दिया है, ऐसे टाइप में क्वेश्चन दे देता है, दिया है y स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 23 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको निकालना है y क्यूब प्लस 1 अपान वाई क्यूब का मान। हम ये नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक यह सिंगल नहीं होगा यह निकल नहीं सकता। तो आप थोड़ा सा ऐसे केस में, इसे कहा जाता है ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y प्लस 1 अपान वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर ये कितना होना है। तो अब ये निकालेंगे कैसे, तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो आपको इसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से बताया जा रहा है। और इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी बराबर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको प्रश्न का ट्रिक समझ में आए, क्योंकि ये ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, इनका एक ही सेट होता है, वो उसी पर ही बेस्ड होते हैं। बस आपके साथ क्या करेगा, यहाँ वेरिएबल चेंज कर देगा, यहाँ कोई और चर राशि दे देगी। तो ध्यान से देखिए, मैं दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर, चलिए मैं दोनों पक्षों में दो जोड़ रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस 2 इधर भी जोड़ दिया, अब इधर भी प्लस 2 जोड़ दिया। किसी ने आपसे कहा क्यों दोनों तरफ प्लस 2 जोड़ रहे हैं, तो क्या हम इस प्लस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2 नहीं हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन था फिर जहां था वहीं चला जाएगा। लेकिन क्यों जोड़ा गया है, इसके पीछे पर्पज यह है कि हमें इसका फार्मूला बनाना था। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर धन 1/y का स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं 2 गुणे y गुणे 1/y। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बात ठीक है, क्योंकि y पर 2 घात है तो y पर होल स्क्वायर लिख दिया, 1 अपान वाई का स्क्वायर है तो 1 अपान वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ये y और 1 अपान वाई कहां से आ गया, तो ध्यान से देखिए, y से y कट जाएगा तो फिर वापस नहीं वो जगह आ जाएगी, y से y देखिए कट रहा है, तो ये वहां पहले से ही था, बस क्या था, छिपा था, आपने उसे सामने ला दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रिलियंट बच्चों को ये क्वेश्चन दिया जाता है। बस आप अब देखिए, आपका ये फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह y और b के जगह 1 अपान y, यानी y प्लस 1 अपान y का क्या है, ये स्क्वायर है। और ध्यान से आप, बस ये 25 हो गया। तो 25 को एक और चीज लिखा जा सकता है क्या, आप ध्यान देंगे तो 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। तुलना से आप क्या कर दीजिए, तुलना से, तुलना यह कहता है कि अगर दोनों पक्षों के घात समान है तो बेस समान हो जाएंगे, या दोनों पक्षों के बेस समान है तो घात समान हो जाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं दोनों के घात क्या है, समान है, तो बेस समान हो जाएंगे, यानी y प्लस 1 अपान वाई का मान कितना आएगा आपका, 5। अभी भी आपका आंसर आया नहीं, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, y क्यूब प्लस 1 अपान वाई। अब हमको जब ये आ गया ना, सिंगल आ जाएगा, सिंगल दिया है यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिंगल नहीं दिया था तो यहां दिक्कत थी। हम पहले सिंगल कर लेते हैं। सिंगल करने के बाद ध्यान देंगे कि क्या पूछ रहा है हमसे। देखिए यहाँ 4 घात पूछ रहा है, तो 4 लगा देंगे, 4 का घात यहाँ पर हम लगा सकते हैं। 4 का घात का फार्मूला आपको अभी बताया नहीं गया, आप इसे पढ़ेंगे 12th में, 11th 12th में आप पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय के अंतर्गत। तो यहाँ 2 घात करेंगे, फिर उस 2 घात का फिर 2 घात करके इसको करेंगे। लेकिन यहाँ आप जो है, यहाँ आपको 3 घात पूछ रहा है, तो आप यहाँ दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का आप घन करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1 अपान वाई का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, इधर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा y का क्यूब प्लस 1 अपान वाई का क्यूब प्लस 2 गुणे, नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a का घन यानी a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3 गुणे a की जगह क्या है y है, b की जगह क्या है 1 अपान y है, ब्रैकेट में a प्लस b, a की जगह क्या है y है, b की जगह क्या है 1 अपान
y है। और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। तो यह क्या हो जाएगा आपका y का क्यूब धन 1/, y का क्यूब। यहां ध्यान दीजिए 3, y से y कैंसिल कर दें, एक ऊपर एक नीचे है तो कट जाएगा, 1 आएगा। अब y प्लस 1/y का मान कितना आया है आपका, तो क्या हम 3 गुणे 5 नहीं कर दें, और इधर क्या हो जाएगा 125। बस 3 बचे 15। तो हम आखिरी में क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा y क्यूब धन 1/y। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ये स्टेप डायरेक्ट चल रहा हूं, आप ये स्टेप डायरेक्ट मत चलिएगा। 3 पचे 15 होगा, 15 इधर जाएगा तो प्लस 15 इधर आकर के क्या हो जाएगा -15। तो 125 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110। ये y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान कितना आया है आपका 110 आया है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 2। तो ध्यान दीजिए यहां 4 लाना है, चूंकि 4 का घात हमें पता नहीं होता है, तो 4 का घात नहीं पता है लेकिन हमें वर्ग तो पता है ना, 2 घात, तो हम 2 घात को वर्ग कहते हैं। तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। तो यह हो जाएगा x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। अब -2 गुणे x गुणे 1/x, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x से x कट जाएगा, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। अब -2, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर -2, 2ab होता है -2, ये कितना हो जाएगा 4। -2 को उधर भेजिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2 यानी कितना हो गया। क्या हमसे इसी का मान पूछा है क्या, ना हमसे एक का मान नहीं पूछा, हमको 4 घात पूछा है, यानी 2 का भी पावर 2 अभी पूछा है। तो फिर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस बार होगा 1x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x स्क्वायर गुणे 1/x स्क्वायर, अब बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यह हो गया x पर 2 घात, उसका भी पावर 2 घात यानी x पर 4 घात। ये 1 का 1 हो गया, x पर 2 और उसका भी 2 पावर, तो यानी x पर प्लस 2 बराबर कितना 36। तो x पर 4 धन 1/x पर 4 बराबर 36, प्लस 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो x पर 4 1/x पर 4 बराबर 36 - 2 कितना हो जाएगा 34। ये देखिए यहाँ एक छोटा सा फॉल्ट हुआ है, आप यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा आपका माइनस होगा ना, माइनस प्लस का माइनस में हुआ, प्लस का प्लस में हुआ प्लस, प्लस का माइनस में हुआ माइनस, माइनस का प्लस में हुआ माइनस, -0.18। बहुपद का ये 12 टाइप का क्वेश्चन है। तो 12 टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें हम ध्यान देते हैं हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो किसी एक को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, पहला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो सेकंड में हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 2 बहुपद x³ + 6x² + 4x + k का गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बहुपद दिया है, बहुपद हमने नोट कर लिया। बहुपद हमारा क्या है, बहुपद है x³
प्लस 6x² प्लस 4x प्लस k। तो ये हमारा हो गया बहुपद, हमने इसको इक्वेशन दे दिया जी। तो बहुपद का गुणनखंड क्या दे रखा है? बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का जो गुणनखंड है वो x + 2 है और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, क्योंकि बहुपद का गुणनखंड है तो उसका मान 0 के बराबर होगा। और वो गुणनखंड प्रमेय से जब हम उसका सार्थकता वाला अर्थ निकालेंगे तो बहुपद के मान में रखने पर उसका वैल्यू 0 कर देगा। तो इसलिए x बराबर इसका क्या हो जाएगा? -2, यानी x बराबर -2 बहुपद समीकरण 1 का क्या होगा? 1 का शून्यक होगा। अगर यह इसका शून्यक होगा तो इसलिए अब जो हमारा x³ + 6x² + 4x + k है, इसमें इसके शून्यक का मान रखने पर 0 हो जाना चाहिए। तो शून्यक के जगह हमारा क्या है? -2 है। -2 हम रखें, -2 का क्यूब प्लस 6 x के जगह हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और प्लस k। इसमें जब हम बहुपद का मान रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? शून्यक का मान रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 -8 प्लस 6 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 अब -4 दूनी 8 प्लस k बराबर 0। तो यह हो जाएगा -8 6 चौको 24 अब -8 प्लस k। 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में से 24 अगर आप घटाते हैं तो क्या बच जाएगा? 8 बचेगा क्या? तो 8 प्लस k, तो 8 प्लस k, क्यों यही ना होगा? अरे 24 में से आपने 8 घटाया 16 हुआ और 16 में से 8 घटाया तो 8 बच गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका? -8। k की वैल्यू आपकी क्या आ गई? इसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद वाले। त्रिघात जो बहुपद का क्वेश्चन होता है, इसके जब गुणनखंड निकालने होते हैं तो ये स्पेशल क्वालिटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपने 8th में भी किए होंगे और इसके ऐसे क्वेश्चंस आपने ये क्वेश्चन भी आपने 8th में किए होंगे। इसे मध्य पद का विभक्तिकरण कहा जाता है। मैं इसे आदि अंत का नाम देता हूं। इसे हम आदि अंत के गुणन से करेंगे और इसको गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय से नाम दीजिए। शेषफल प्रमेय की विधि से हम इसे करेंगे और करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। ये क्लास 10th में भी है। अभी आपको क्लास 9th में एक मेथड से सीखने को मिल रहा है, क्लास 10th में ये 3 मेथड से आप सीखेंगे। पहला है सीधा सिंपल सी विधि जो मध्य पद तोड़ करके किया जाता है, जिसे मैं आदि अंत का गुणा नाम देता हूं। दूसरा है आपका मध्य पद का वर्ग बना करके, और तीसरा जो है सेधाचार सूत्र द्वारा है। पूर्ण वर्ग बना करके दूसरा है और तीसरा सेधाचार सूत्र। तो यहाँ फिलहाल पहले तरीके से करना है। तो चलिए हम इसके किसी एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन या दूसरा तीसरा कोई एक क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले हम इसे करेंगे, इसके बाद इसको करेंगे, क्योंकि इसके प्रोसेस पर ही यही होता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास है। हमेशा जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, तीसरा क्वेश्चन करने से पहले हम पहला क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्योंकि पहला आपको उसके बाद तीसरा कर देंगे। क्योंकि रूट को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि ये रूट वाले क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होंगे। तो बिल्कुल सॉल्व होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा है, आपने कैंची चलाना सीख लिया है, तो आपको कोई भी कपड़ा दिया जाएगा आप उसे काट सकते हैं, क्योंकि कैंची वही रहती है, कपड़ा बदलता है। तो काटने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसे कहते हैं आदि अंत का गुणा। क्यों कहा जाता है, क्यों मैं इसे आदि अंत का गुणा कहता हूं? क्योंकि आदि और अंत में जो 2 चीजें दी रहती हैं, इन्हीं को लेकर के हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले आदि में देखते हैं हमारे पास कौन सा चिन्ह है, तो आदि में कौन सा चिन्ह है? प्लस। और अंत में कौन सा चिन्ह है? दोनों का गुणा कराएंगे क्या आएगा? यानी आपका जो बीच में चिन्ह है, बीच में जो अंक है, वो क्या करके लाना है? माइनस करके लाना है, घटा करके लाना है। अब अंक की बात करते हैं। सबसे पहले चिन्हों का गुणा कराएंगे। जब भी इस तरह के बहुपदों का गुणनखंड आपको करना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि चिन्हों का गुणा कराएंगे। चिन्हों के बाद हम गुणा कराएंगे अंकों का। पहला अंक क्या है? 3 और दूसरा अंक क्या है?
21, 7, तो दूसरा अंक नहीं, 7 नहीं है, ये क्या है, 6 है, तो ये क्षत्रिय हो जाएगा 18। यानी 18 के ऐसे दो फैक्टर बताने हैं आपको, जिसका 18 का ऐसा दो फैक्टर बताना है कि जिसको घटाएं तो 7 आ जाए और गुणा करें तो क्या आ जाए, 18। इसी दो से ये दो की हम हेल्प करके निकालते हैं। यानी घटाने पर आपका 7 आए, मैंने अभी कहा कि क्यों ये पता किया गया, तो घटाने पर आपका 8 आए, यहाँ घटाने पर 8 और गुणा करने पर 18, तो 9 दूनी, ये आपकी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टेबल कितने अच्छे से लर्न है। अदरवाइज अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप 18 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, 2 का गुणा कराएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो जैसे मर्जी आपकी आप कर सकते हैं, बस यही चीज आपको फॉलो करनी होती है, बाकी तो आपके लिए आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, 7 के जगह हो जाएगा 9 माइनस 2x माइनस 6। कई बार बच्चे कहते हैं सर एक बात बताइए, क्या हम इसके जगह 10 माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं क्या, 10 माइनस 3 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा, क्या हम इसके जगह ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, 8 माइनस 1 लिखेंगे तो भी 7 हो जाएगा। लेकिन आपका गुणनखंड का फैक्टर नहीं बनेगा, होने को तो हो जाएगा लेकिन गुणनखंड का फैक्टर नहीं बनेगा। गुणनखंड का फैक्टर बनाने के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करानी ही पड़ेगी। बस अब इंटू कराइए, 3 का ये हो जाएगा 9x माइनस 2x माइनस 6। दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। बच्चे अक्सर कॉमन लेने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उभयनिष्ठ निकालने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको उभयनिष्ठ निकालने नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आप इन सारे टर्मों को अलग कर दीजिए। देखिए 3 x पे 2 घात का मतलब x गुणे x, 9 का मतलब हो जाता है 3 गुणे 3 गुणे x माइनस 2 गुणे x माइनस 2 गुणे 3। ध्यान से आप देखिए पहले में क्या कॉमन है, पहले में आपका 3 है और क्या है, x है, तो 3 और x निकाल लीजिए। तो 3 और x जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x। कब, जब आपको कॉमन निकालने नहीं आता है तब। अदरवाइज अगर आपको निकालने आता है तो ऐसे स्टेप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे टीचर पे थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर अदरवाइज आप नहीं निकालते हैं, अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो आप ऐसे गुणनखंड फैक्टर में करके निकालिए, कॉमन उभयनिष्ठ निकालना सीखिए। तो 3x, तो यह हो जाएगा x और प्लस 3। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है और इसमें माइनस भी कॉमन है, तो माइनस निकालिए। तो माइनस निकालेंगे, माइनस निकालिए और 2 निकालिए, तो माइनस 2 आपने निकाल लिया, तो माइनस और माइनस से माइनस निकल गया तो प्लस हो गया। प्लस के बाद क्या बचा है x, माइनस से माइनस निकाला प्लस हो गया, प्लस के बाद क्या बचा है 3। बस देखिए, क्योंकि आप इसे क्रॉस रहने नहीं दे सकते, ये आपकी शोभा खराब करेगी। आपको बस मैंने उस तरह समझाने के लिए बताया है। बस आपका हो गया x प्लस 3 और 3x माइनस 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व कर देते हैं, करनी वाले क्वेश्चन को। आपके लिए दूसरा होमवर्क हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 करनी में 5 धन 5। अब बच्चे कहते हैं कि सर देखिए 3 कड़ी में 5 लाना है, 3 कड़ी में 5 कहां से आ गया। बिल्कुल वही तरीका, सबसे पहले तो ये बात कीजिए कि धन का सबसे पहले आदि अंत के गुणे से चलते हैं। फिर वही वाली बात, सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा कराएंगे, आदि का और अंत का। तो आदि में पहले प्लस है और आखिरी में भी प्लस है, यानी क्या आया प्लस, यानी बीच वाला जो भी चीज है वो क्या करके लाना है, जोड़ करके लाना है, प्लस करके लाना है। अंक देखिए, पहले में अंक है 2, आखिरी में अंक है 5, यानी 5 दूनी 10। 10 का 2 ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 3 कड़ी में 5 आ जाए, यानी जोड़ने पर 3 कड़ी में 5 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10। गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 3 कड़ी में 5। ध्यान दीजिए, गुणा करने पर, जोड़ने पर 3 कड़ी में 5 और गुणा करने पर 10। अब ऐसे 2 नॉर्मल अंक निकाल लीजिए। अगर बच्चे थोड़े से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस मजबूत रहेगी, तो तनी ध्यान से देखिए, 2 कड़ी में 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 5 को लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? क्यों भाई, आप नहीं लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं ना, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5। 2 होता है तो 1 क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है।
तभी तो 5 लिखते हैं। तो क्या हम इसको वापस नहीं ऐसे लिख सकते हैं? अरे भाई डबल रहेगा तभी नहीं एक बाहर आ जाएगा। कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं, कड़ी में 5 अलग, कड़ी में 5 अलग, तभी तो ये गुणा होकर के फिर वापस आ सकता है। तो क्या हम इसको इस हिसाब से नहीं लिख सकते? तीनों आपस में क्या है? इंटर कन्वर्टिबल। इसका बराबर यह है, ये बराबर इसके है, तो डायरेक्ट हम 5 को कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको उभयनिष्ठ निकालना आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने क्या किया है क्लास 10th में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फुल डिटेल वीडियो इन तीनों मेथड पर बना करके डाला हुआ है, और आप चाहें तो YouTube पर क्लास 10th वाले सेक्शन में आप जाइए और वहां पर आप सीख सकते हैं मध्य पद का तोड़ करके, जिसे हम आदि अंत का गुणा कहते हैं, आदि अंत का गुणा, आदि अंत का गुणा, या गुणनखंड विधि द्वारा डिटेल्ड एक वीडियो बना करके हमने डाला हुआ है, जिसमें बड़े सिंपल तरीके से कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखाया गया और आपको वहां मिल जाएगा। नहीं आपको ये मेथड पसंद आता है, गुणनखंड विधि नहीं पसंद आता है, तो आप क्लास 10th में ही जाइए, एक और विधि होती है आपके पास पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बना करके, इस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर ये भी विधि आपको पसंद नहीं आती है ऐसे समीकरणों को हल करने की, तो सारे विधियों का एक तरीके से कहिए तो फादर विधि है, जिसको मैं फादर मेथड इन मैटर में बोलता हूं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से ऐसे क्वेश्चंस को कर लीजिए। तो आप चाहें तो वहां सीख सकते हैं। यहां भी वैसे मैंने कोशिश की है, चूंकि वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट में ही बच्चे वीडियो खोजते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको सिंपल समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज स्प्लिट टर्म में तो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। अब हम बात करते हैं, यहीं से ध्यान दीजिए कि 2 कड़ी में 5 एक साथ हमने कर दिया, कड़ी में 5 को अलग कर दिया। देखिए तो 2 कड़ी में 5 कड़ी में 5, कड़ी 5 के आगे कुछ नहीं है तो 2 और 1, 3 कड़ी में 5 हो जाएगा। देखिए 2 कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस मिल गया हमको, बस यही आपको निकालने आना चाहिए। 2x² प्लस 2 कड़ी में 5 धन कड़ी में 5x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 2 कड़ी में 5x प्लस कड़ी में 5 x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा? आपका कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, x भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा x धन कड़ी में 5। आइए कड़ी में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x प्लस कड़ी में 5। ध्यान दीजिए सब में कॉमन आपको आसानी से दिख रहा है, x कड़ी में 5 और 2x धन कड़ी में 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके सबसे बड़े विधि की बात करते हैं, जो कि ये विधि है, और इसके लिए आपको शेषफल प्रमेय का पहले उपयोग करना होगा। पहले शेषफल द्वारा आप इसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपके पास दे रखे हैं, कोई एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। मेरे पास यहाँ 3rd वाला क्वेश्चन ही पास में है, तो मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूं आपके लिए। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम इसके शून्यकों को पहचाने, और शून्यकों को पहचान करके गेस करके अनुमान लगा करके इसके गुणनखंडों के का पता लगाएं, क्योंकि जब तक गुणनखंड आपका आएगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। तो सबसे पहले गुणनखंड का पता लगाने के लिए हम कहीं रफ पर, आप किनारे क्या कीजिएगा, कहीं भी रफ पर किनारे सबसे पहले अगर x है तो x रखिएगा, t है तो t रखिएगा, m है तो यम रखिएगा। यम बराबर सबसे पहले +1 रख के देखिए। तो आप थोड़ा सा अगर आपके पास थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो देखिए सारी चीजें क्या है, प्लस में है, तो क्या कभी भी ये प्लस पर 0 आएगा? नहीं, मान तो और बढ़ जाएगा ना, प्लस में प्लस करने पर मान बढ़ जाता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ x के जगह प्लस पे मान नहीं आएगा तो माइनस रखिए। -1 पे भी अगर यह 0 नहीं हो रहा है तो क्या रखेंगे, +2 रखिए। +2 नहीं है तो फिर -2 रखेंगे, -2 नहीं है तो फिर +3 रखेंगे, +3 पे भी नहीं 0 होगा तो -3 पे 0 होगा। यानी ऐसे ही आप रखते चले जाएंगे तब तक जब तक आपका 0 नहीं हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि +-3 से पहले तक वो 0 न हुआ हो। तो मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हुए, चूंकि मेरे पास जगह कम है, मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हुए पहले ही पुट करके देख ले रहा हूं। -1 पर अगर मैंने पुट किया तो -1 पर किया, -1 13 और ये -1 का 13 और ये -32,
तो 32 और 1 33 हो जाएगा, और 20 और 13 33। देखिए मैंने दिमाग में ही अपने कर लिया कि -1 रखने पर इसका मान 0 हो जा रहा है, यानी हमको 0 मिल गया। अगर -1 रखने पर नहीं होता तो हम क्या रखते, +2, लेकिन प्लस तो रखेंगे नहीं क्योंकि सारे मान प्लस में है, लेकिन यहाँ तो नहीं, यहाँ तो रखना पड़ेगा ना। आप यहाँ रखेंगे लेकिन यहाँ नहीं रख रहे हैं, -2 भी रख के हम चेक कर सकते हैं, -3 भी रख के चेक कर सकते हैं, यानी चेक करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। तो हम इसे मान लेंगे, इसे एक समीकरण दे दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर +-1 +-2 +-3 डॉट रखने पर, जब हम रखे हैं तो बहुपद, जो हमारे पास बहुपद है x बराबर -1 लेने पर, बहुपद में या बहुपद के लिए x बराबर -1 लेने और x बराबर -1 लिए हैं, तो हमारा x³ है +13x² है +32x है +20 है। चलिए x बराबर -1 लीजिए, तो x बराबर -1 क्या हो जाएगा, x के जगह -1 पुट कीजिए, -1 का क्यूब +13 गुणे -1 का स्क्वायर +32 गुणे -1 +20। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा आपका -1, और ये 13 गुणे 1, अब 32 का माइनस में हुआ तो -32 +20। ध्यान दीजिए -1 और -32 -33, अब +20 +13 +33, -33 से +33 कट गया, क्या आ गया 0। इस अतः x बराबर -1 बहुपद का क्या होगा, वेरी गुड, बहुपद का एक शून्यक होगा। अगर यह बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा, तो यह बहुपद का शून्यक होगा, तो इस हिसाब से x+1, इसलिए x+1 बराबर 0 बहुपद का क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। मैंने कहा ना कि आपको गुणनखंड पता करना था, आपने गुणनखंड पता कर लिया। जैसे ही आप गुणनखंड पता करेंगे, अब इस x+1 को किससे भाग दे देंगे, x+1 को भाग दे देंगे x³ +13x² +32x +20, इससे भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद आपका एक और फैक्टर पता चल जाएगा जो स्क्वायर रूट में आएगा। चूंकि मेरे पास जगह कम है और इसलिए मैं इसे बताने में थोड़ा सा असमर्थ हूं, भाग वाली विधि, तो मेरे सर द्वारा एक सुझाया गया विधि है जिसे मैं साउसर मेथड बोलता हूं। अब चूंकि मेरे सर द्वारा ही मैंने उसको सुना था तो इसलिए उनके नाम से मैं बुलाता हूं। तो वो मेथड से अगर हम करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप भाग देके कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेथड अगर आपको नहीं सिखाया गया है तो आप भाग देके कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज वो मेथड आपको सिखा रहा हूं। करते क्या है कि हमको अगर हमको कोई गुणनखंड मिल गया ना और किसी बहुपद में भाग देना है तो हम बहुपद का घात देख लेते हैं। तो बहुपद का घात कितना है 3, तो उसके गुणनखंड कितने होंगे, उसके शून्यक कितने होंगे, बहुपद का घात 3 है तो उसके शून्यक भी 3 होंगे, उसके गुणनखंड भी 3 होंगे। तो हम इसी अंक को 3 बार क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इसी गुणनखंड को 3 बार आप लिख लीजिए। जब आप इस गुणनखंड को 3 बार लिख लेंगे तो 3 बार लिखने के बाद आप सेटिंग बैठाइए। x³ आपको लाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x² का, तो क्या हो जाएगा आपका x का x में इंटू कराएंगे तो x³ हो जाएगा और x²। अब ध्यान दीजिए हमको x² में कितना चाहिए, 13 चाहिए ना, हमारे पास कितना है 1 पहले से ही है, तो कितना और हमको चाहिए 12 x चाहिए, तो 12x का क्या हो जाएगा 12x² + 12x, क्यों यही होगा। अच्छा आप ध्यान दीजिए हमको अब कितना चाहिए, 12 हमारे पास है और हमको चाहिए कितना 32, तो +20 और चाहिए ना, तो 20 को कर दीजिए, 20 यहां हो जाएगा
तो 20x प्लस 20। देखिए सेट हो गया आपका 12x और प्लस 20x 32x हो जाएगा आपका। x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर 13x स्क्वायर हो गया। देखिए x क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। देखिए सेट हो गया ना। आप जो भाग कई स्टेप में करते हैं, इस मेथड का यूज करके आप 2 ही स्टेप में आसानी से कर सकते हैं। 2 स्टेप में हो गया तो आपका गुणनखंड मिल गया। एक हो गया आपका x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बराबर 0। आप अगर ध्यान देंगे या आप इसको नहीं भी लिख सकेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। अब देखिए ये फिर द्विघात बन गया, तो 20 को ऐसा जोड़े कि 12 हो जाए, तो इसके लिए भी फिर वही प्रोसेस आदि अंत का कराएंगे। तो कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो 10 दूनी 20 10 दू 12 हो जाता है आपका। तो x स्क्वायर प्लस 10 अधन 2x प्लस 20 x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 x प्लस 10 x प्लस 2। ये आपका गुणनखंड निकल करके आया है। तो मैंने आपको टोटल बहुपद के जितने भी क्वेश्चन थे सर्वसंख्या के साथ टोटल 14 टाइप में आपने को मैंने बताया है। और इसको टाइप वाइज में बताने के पीछे पर्पज यही है कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैंने इसको विस्तारित समझाया हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपका विद इन 24 आवर आपके नाम के साथ कि फला स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है, वीडियो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।